कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा ये 7वें नंबर का वीडियो है। आशा है कि आपको पीछे दिए गए सारे वीडियो पसंद आए होंगे और आप उसमें जो दिया गया कंटेंट है उसमें आप जानकारी को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। ठीक है, देखें पहला प्रश्न क्या है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य से के दशक के मध्य शुरू हुआ। पहला प्रश्न इसमें है हरित क्रांति। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरित क्रांति है तो हरित क्रांति 60 से 70 के दशक में आई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1960 से 1970। ठीक है, 1960 टू 1970, 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति आई थी। तो हरित क्रांति से समझे कुछ बातें। ठीक है, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। इसी तरह यदि पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे जिनका नाम था स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है स्वामीनाथन का। ठीक है, हरित क्रांति जो थी 1900, ये हरित क्रांति आई तो 60 से 70 के दशक में थी, लेकिन 1966 में हरित क्रांति में तीव्र वृद्धि हुई थी और हरित क्रांति में जो गेहूं का उत्पादन था बहुत तीव्रता के साथ बढ़ा था। तो गेहूं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। ठीक है, देखें तो हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में आई थी और हरित क्रांति का जो बेसिकली स्पीड है 1966 में ज्यादा विस्तार हुआ था और हरित क्रांति जो थी गेहूं की उपज के लिए फायदेमंद साबित हुई थी। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन और स्वामीनाथन जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसे कौन थे जो हरित क्रांति में जिन्होंने योगदान दिया था और उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनका नाम था क्या, स्वामीनाथन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए जो अगला प्रश्न है, तो एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ठीक है, पूछा है कौन सी योजना है ये, राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, राष्ट्रीय भुगतान योजना, राष्ट्रीय भुगतान कर्ता प्रणाली और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। ठीक है, सुने, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है इसकी जो शुरुआत है ये 2004 में हुई थी। ठीक है, और ये क्या करती है, एनपीएस जो है एक स्वैच्छिक परिभाषिक योगदान है, मतलब आप जब काम करेंगे तो आपका कुछ पेंशन का पैसा, आपकी सैलरी से कुछ पेंशन का पैसा काटा जाता है और लास्ट में आपको कुछ पेंशन दी जाती है और ये जो शुरुआत है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 2004 से शुरू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेवारी किस मंत्रालय की है। तो देखें सेंसस से संबंधित प्रश्न है। भारत में हर 10 साल में 10 साल में जनगणना होती है और मैं आपको ये भी बता दूं जो जनगणना है, सेंसन है, जनगणना, ठीक है, तो जो सेंसन है ये आपका केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय है। यदि आपसे पूछे कि जनगणना तो किस सूची का विषय है, तो संघ सूची या केंद्र सूची का विषय है और जनगणना कराने की जो जिम्मेवारी है ये भारत सरकार की है। किसी भी स्टेट की सरकार की जिम्मेवारी जनगणना नहीं है, ये भारत सरकार जनगणना कराती है। मतलब जो जनगणना है, सेंसन है, ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, और जो जनगणना है पूछ रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो जो जनगणना है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरी बात जनगणना से आप कुछ प्रश्न याद रखें, जैसे तो भारत में पहली बार जनगणना, आपका स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका कब, 1951 में शुरुआत होती है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। ठीक है, जबकि पहली बार जो जनगणना है शुरुआती समय में 1872 में जनगणना पहली बार हुई थी और ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, जबकि भारत में पहली बार नियमित जो जनगणना है जो हमेशा लगातार चलती रही, नियमित जनगणना ये आपका 1881 से शुरू हुई। ठीक है, तो जनगणना से संबंधित प्रश्न याद रखें। जो सेंसन है ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, और जनगणना कराने की जो जिम्मेवारी है ये भारत सरकार की है, केंद्र सरकार की है।
जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है। और सबसे पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना जो है 1881 में शुरू हुई है। और भारत में जो सेंसन है हर 10-10 वर्ष में आपका जनगणना होती है, ठीक है। और जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? जनगणना आता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? ठीक है, तो देखें नीति आयोग है पहला आपका, शुरुआती समय में इसकी परिभाषा समझिए, पहले आपका योजना आयोग हुआ करता था। 1950 में जब शुरुआती हुई थी तो योजना आयोग आया था और योजना आयोग के तहत प्लान बनाया जा रहा था। फिर मोदी जी की सरकार ने 2014 में इस योजना आयोग का नाम आपका कर दिया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो 2014 में आपका इसका नाम, योजना आयोग का नाम पड़ गया नीति आयोग, जबकि योजना आयोग जो है 1950 में आया था और नीति आयोग 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम जो है नीति आयोग है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ये नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष 2022 में कौन था? तो आपके ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर हिरेन जोशी, तीसरा ऑप्शन है रंजन गोगोई और चौथा ऑप्शन है सुमन बेरी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सुमन बेरी। 2022 में इन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखें अगला प्रश्न क्या है। 2019 में भारत मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा। मतलब 2019 में भारत ने कितना इस्पात प्रोड्यूस किया था और फिर भारत दूसरे स्थान पर था। तो याद रखें इसका जो राइट आंसर है 111 है। 111 मिलियन टन इस्पात भारत ने 2019 में आपका प्रोड्यूस किया था और फिर भारत इस्पात में दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? याद रखें एशियाई खेल 2018 का जो आयोजन था ये आपका कहां पर किया गया? इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए एक और है थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन होता है, ये भी आप याद रखिए, थाईलैंड, ठीक है। मालदीव, ठीक है, मालदीव जिसकी राजधानी माले है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं दे रहा है कि गोलाकार होती हैं और पेशी कोशिकाएं तो तर्करूप होती हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है? केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक और ना तो दो और केवल दो सही हैं। तो याद रखें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो गोलाकार होती हैं, राउंडेड होती हैं, एकदम सही है ये। रेड ब्लड कार्पसस राउंडेड होती हैं। और जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो तर्करूप होती हैं, ये भी सही है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा एक और दो दोनों, ठीक है। दूसरी बात, जो आरबीसी होती हैं रेड ब्लड कार्पसस, तो इनका जो जीवन काल होता है से 120 दिन का होता है और इन्हें कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और आरबीसी की जब कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस, ठीक है। आरबीसी जब बढ़ जाती है तो आरबीसी की वृद्धि, ठीक है, पहले वृद्धि देखें। आरबीसी की वृद्धि को जब आरबीसी बढ़ जाती है तो ये कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोसिस। और आरबीसी की जो कमी है इसे कहा जाता है, आरबीसी की कमी को आपका इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, आरबीसी की कमी को इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी, इसी तरह इनका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी भी याद रखिए, व्हाइट ब्लड कार्पसस इन्हें कहा जाता है और इनका जो जीवन काल होता है ये 2 से 4 दिन का होता है और ये श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसी तरह जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की वृद्धि को ल्यूकोसाइटोसिस और डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। तो याद रखें पीनिया किसी भी शब्द में यदि लगा हुआ है तो पीनिया का मतलब होता है कमी
और यदि किसी भी शब्द में सिस लगा है तो सिस का शब्द अर्थ होता है क्या, निर्माण, मतलब वो बन रही है। ठीक है, तो आरबीसी से इन प्रश्नों को भी याद रखें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला जो प्रश्न है, हिमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमिस पर्व है कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाने वाला त्योहार है ये। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाली डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? याद रखें इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला दिया है वजन में 2.5 किलोग्राम और व्यास में 22 सेंटीमीटर, वजन में 2 किलोग्राम और व्यास में 23 सेंटीमीटर, वजन में 3 किलोग्राम और व्यास में 24 सेंटीमीटर, वजन में 2 किलोग्राम और व्यास में 22 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर है ये है वजन में 2 किलोग्राम और जो व्यास होता है पेरीमीटर व्यास, तो इसका कितना होता है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, देखें बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? ठीक है, तो परमाणु क्रमांक पूछ रहा है कि किसका परमाणु क्रमांक आपका 33 होता है। ठीक है, देखें जो आर्सेनिक है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 33। ठीक है, आपको कुछ तत्व याद होने चाहिए जैसे हाइड्रोजन, H1, हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, तो ये कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे आपको शून्य की धातुएं याद होनी चाहिए जो शून्य तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एलाई, बेरिलियम बी, बोरान बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम। कुछ परमाणु क्रमांक आपको क्या होने चाहिए, याद होनी चाहिए। याद रखें परमाणु क्रमांक से भी प्रश्न है कि किसकी परमाणु क्रमांक संख्या आपका 33 होती है, तो किसकी है, आर्सेनिक है ये 33। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। मतलब मृदा की तीसरी परत पूछ रहा है तो पहली ऊपरी मृदा होती है, फिर उप मृदा होती है। ठीक है, और तीसरे नंबर की जो मृदा होती है उसे कहा जाता है अधा स्तरीय या अपक्षयित आधारी चट्टानें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधा स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। तो ऊपर की मृदा ऊपरी मृदा, फिर आपका उपमृदा, धीरे धीरे उसके पार्ट बटे होते हैं और तीसरे नंबर का जो पार्ट पूछा है उसे अधा स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? ठीक है, तो आप एक बात याद रखें, जो 42वां संविधान संशोधन नियम था ये आपका 1976 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का छोटा संविधान कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि भारत का छोटा संविधान किसे कहा जाता है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था और इसके तहत बहुत सारी बातों को जोड़ा गया है। ठीक है, जबकि याद रखिए 44वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी बातों को हटाया गया है। तो जोड़ने की बात आएगी तो 42वां संविधान संशोधन बहुत सारी बातों को जोड़ता है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और एक ऐसा ऑप्शन है जिसे उसके तहत नहीं जोड़ा गया है, उसकी पहचान करनी है। तो देखें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। ठीक है, पूछा है 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तीसरा है देश की सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परिरक्षण करना। और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा दूर रहना। ठीक है, तो देखें इसका जो राइट आंसर है ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को आपका क्या है, प्रतिपाल्य को शिक्षा के करना। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया है, इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो तो कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। एक बात और याद रखें, ठीक है, भारतीय संविधान में जो 86वां संविधान संशोधन है ये 3 जगह आता है। ठीक है, पहली बात आर्टिकल 21 का में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 21 का में लिखा है, ये भी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हम शिक्षा देंगे,
ये भी आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, इसमें भी जोड़ा गया है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। इसे भी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कितने जगह है? 3 जगह है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का छोटा संविधान, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखें। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो यस बैंक का पूछ रहा है। यस बैंक का जो मंजूरी दी गई थी सितंबर 2022 में, इसका राइट आंसर है रामा सुब्रमण्यम गांधी, ठीक है। तो याद रखें जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के स्वतंत्र भारत में कहूंगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख आपका स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। और आरबीआई जो है ये इसका काम क्या है? सरकार के बैंकर के रूप में काम करना, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, ठीक है। और जो मुद्रा है उसका भी बनाने का काम कौन करता है? आरबीआई नोटों का निर्गमन करवाता है, ठीक है। तो ये है आरबीआई। तो पूछ रहा है कि यस बैंक का कौन था? तो राधा सुब्रमण्यम गांधी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? देखें अभी तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट किए हैं जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं से हर एक सेट में 1 से 2 प्रश्न आए हैं। और मैंने आपको कई बार बताई है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये आपको रूस की देन है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं रूस की देन है। और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से हुई। 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, फिर तीसरी 61 से 66, फिर 66 से 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा है। फिर 1969 से 74, ठीक है, 74 से 78, 1969 से फिर 74 चली है, फिर 74 से 78, 74 से 78, ठीक है। फिर 79-80 में भी योजना 79-80 में भी क्या रहा है? योजना अवकाश रहा है। फिर 1980 से 1985 चली है, 1985 से 1990 चली है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चली हैं, ठीक है। तो देखें ये पहली पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं है, ये योजना अवकाश है। योजना अवकाश है मतलब इस दौरान कोई योजना नहीं आई थी और एक वर्ष की 3 छोटी छोटी योजनाएं लाई गई थी, ठीक है। फिर 67 से 74 ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना है। और ये देखें 80 से 85, ये 79-80 ये भी आपके क्या था? ये योजना अवकाश था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये 5वीं ये आपका क्या था? योजना अवकाश था 79-80, ठीक है। और ये इसी तरह आपका कौन सा है? ये 6ठी है और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना है। ऐसी भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं और अंतिम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 था, ठीक है। तो जैसे कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरी में उद्योग को प्राथमिकता दी गई, तीसरी में सिंचाई को प्राथमिकता दी गई, 5वीं में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो याद रखिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत तो उसने पूछा है 1971। तो 1971 के आसपास जो थी, 1971 के आसपास कौन सी योजना हो जाएगी? चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि यही 67 से 74 के बीच चली थी। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो गोफ है तो गोफ नृत्य पूछ रहा है कौन से राज्य का है? तो इसका जो राइट आंसर है गोवा। गोफ नृत्य आपका कहाँ का है? गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं आरबीआई के बारे में बता रहा था कि भारत में नोट निकालने का काम किसका है? आरबीआई का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आरबीआई।
भारतीय रिजर्व बैंक है। मैंने आपको कई बार बताया है कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 अप्रैल 1935 में होती है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। मतलब निजी मालिकों को हटा दिया गया था और सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, ये कहलाता है राष्ट्रीयकरण। ठीक है, और ये इसका काम क्या है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, और नोटों को क्या करता है, नोटों को जारी करने का काम किसका है, इसी का काम है, नोटों को जारी करने का काम भी है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लोकपाल बना दिए हैं, लोकपाल भी बन गए हैं। ठीक है, तो भारत बैंक ने लोकपाल बना दिए हैं। यदि आपकी बैंक कोई भी शिकायत 14 दिनों तक आप बैंक में जाते हैं, आपका यदि 1 महीने तक आपका बैंक नहीं सुनता है, आपका कोई काम है और बैंक में लगातार आप जा रहे हैं, तो यदि 1 महीने तक आपका बैंक नहीं सुनता है तो उसके लिए बैंकिंग लोकपाल बना दिया गया है, जो आरबीआई ने बनाया था। ठीक है, और बैंकिंग लोकपाल में आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शस्त्र प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सतीशन को आपका मिला था कुचिपुड़ी के लिए, कुचिपुड़ी के लिए इनको आपका भारत शास्त्र प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, और जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसी तरह कथकली कहाँ का है, केरल का है, और जो लावणी है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इन बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता के आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। ठीक है, तो मौर्य काल से ये प्रश्न है, याद रखें मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मौर्य वंश था 137 वर्षों तक चला था, और मौर्य वंश की जो कैपिटल थी, मौर्य वंश की जो राजधानी थी, तो मौर्य वंश की राजधानी का नाम था पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा जिसे आप पाटलिपुत्र कहते हैं, तो पोलीब्रोथा। और पोलीब्रोथा जब मौर्य वंश की राजधानी थी तो राजा का सीधा नियंत्रण कहाँ पर रहेगा, पाटलिपुत्र पटना पर ही सीधा नियंत्रण रहेगा, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, पाटलिपुत्र। ठीक है, और आपको देखो पाटलिपुत्र जो है ये बनाया उदयन ने था, उदयन ने पाटलिपुत्र। ठीक है, जबकि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से शेरशाह सूरी ने बसाया था। प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र का को किसने राजधानी बनाया था, तो उदयन ने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था, जबकि पाटलिपुत्र को पटना के रूप में बसाने का जो श्रेय है ये आपका किसको जाता है, शेरशाह सूरी को जाता है, पाटलिपुत्र को पटना। ठीक है, 1541 में उसी ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का नाम क्या था, पोलीब्रोथा। ठीक है, तो ये किससे प्रश्न था, पोलीब्रोथा से प्रश्न था। आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे तक्षशिला जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला, जो रावलपिंडी से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान प्रांत में पड़ेगा। ठीक है, कपिल वस्तु का जन्म जो है ये अब देखो लुम्बिनी ऑप्शन में दिख रहा है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म आपका कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रखें, गोलू, गोलू से आप याद रखें, गोलू मतलब गौतम बुद्ध, और जन्म कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पाटलिपुत्र होगा। एक बात और याद रखें, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने एक नया वंश बसाया था जिसका नाम था शुंग वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, शुंग वंश। देखिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से क्या प्रश्न याद रखें, राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया हटाने के लिए, ये भी आपका कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, दूसरी बात, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग राष्ट्रपति का लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का इलेक्शन यानी निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल जो है ये कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है,
अब राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं कि क्या क्या होनी चाहिए भाई राष्ट्रपति की योग्यता, तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, साथ ही राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, वो भी संसद के सदस्य। देखें, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो, ये बिल्कुल सही शर्त है। उसकी आयु 35 वर्ष हो, ये भी सही शर्त है। और भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। लेकिन शिक्षा की कोई बात नहीं की गई है, इसमें गलत क्या होगा, उच्च शिक्षा। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षक के लिए बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो याद रखें, खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था, तो ये आपका मार्च 1919 में आपका क्या हुआ था, खिलाफत कमेटी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, एक बात और याद रखें, खिलाफत आंदोलन से खिलाफत आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन था ये 1919 में चालू हुआ था। ठीक है, और इसको शुरू करने वाले थे मोहम्मद अली और दूसरे व्यक्ति का नाम था शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत हुई थी। एक बात और याद रखें, गांधी जी भी आपका, महात्मा गांधी भी इससे जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी। अब एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं आपको। देखें, खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। ठीक है, तो तुर्की में आपका खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ था भाई, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918, और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के कहने पर बहुत सारे भारतीय अंग्रेजों के साथ शामिल हुए थे, अंग्रेजों का साथ देने के लिए। ठीक है, लेकिन तुर्की जो था, तुर्की आपका लड़ रहा था भारत के खिलाफ, यानी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। तो ब्रिटेन, अब भारतीय मुसलमानों को ये डर था कि यदि धोखे से तुर्की हार जाता है तो हम यहाँ से लड़ रहे हैं, तुर्की भी मुसलमान है, वो उस तरफ से लड़ रहे हैं, तो जो अब ब्रिटेन है वो तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ये बात जब गांधी जी से मुसलमानों ने कहा कि भाई हम आपके कहने पर ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि तुर्की हार जाएगा, और जैसे तुर्की या तुर्की हारेगा तो क्या करेगा, वो खलीफा का पद समाप्त कर देगा। तो महात्मा गांधी गए अंग्रेजों के पास, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, भारतीय मुसलमान आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन वहां खलीफा का पद को समस्या ना हो। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम खलीफा के पद से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ और तुर्की की हार होती है, वैसे ही वहां पर क्या हो गया, अंग्रेजों ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तभी 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई तो गांधी जी भी इससे जुड़े हुए थे, गांधी जी भी नाराज होते हैं, और 1922 के आसपास ये पूरी तरह से 2021 के आसपास ये आंदोलन पूरी तरह से समाप्त होता है, और 1924 में खलीफा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया मुस्तफा कमाल पाशा ने। तो प्रश्न आता है, खलीफा के पद को कब समाप्त कर दिया गया, तो खलीफा के पद को 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, तो मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को हमेशा के लिए क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो याद रखिए, खिलाफत आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, मार्च 1919। ठीक है, और शुरू करवाने वाले व्यक्तियों का नाम याद रखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो हैं जिन्होंने खिलाफत कमेटी भी बनाई हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर। ठीक है, तो देखें, ये हमारे प्रश्न थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी जब तक आपके पूरे पेपर सॉल्व नहीं करा दिए जाएंगे। आशा है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आपकी जो स्टडी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।